वेलकम टू द चैनल पेपर टीचर। साइकोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चंस में से ये आपकी जो है फोर्थ वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चंस आपको जो है हेल्प करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो आइए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो जीन पियाजे की थ्योरी जो दी गई है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, इसको जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की थ्योरी भी कहा जाता है। इन व्हाट पीरियड डज द हाइपोथेटिकल डिडक्टिव लॉजिक डेवलप। तो ये जो थ्योरी है इसमें इन्होंने 4 जो है स्टेजेस बताई हैं। इन स्टेजेस को SPCF भी कहा जाता है, क्योंकि पहली जो स्टेज होती है वो सेंसरी मोटर की स्टेज आती है, जो बर्थ टू 2 ईयर्स तक की चलती है। उसके बाद जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 2 to 6 ईयर के लिए चलती है। सेंसरी मोटर के स्टेज जो है पहली होती है, इसलिए S। और उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज सेकंड होती है, तो P। और उसके बाद थर्ड स्टेज यहाँ पे आ जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है उसको स्कूल एज या फिर गैंग एज भी कहा जाता है, क्योंकि ये 7 to 11 ईयर्स तक की एज होती है और इसमें बच्चा ज़्यादा जो है गैंग में रहना पसंद करता है, स्कूल में रहता है वो। देन लास्ट स्टेज आ जाती है एफ से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 11 ईयर्स से अबव होती है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन किया गया था कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव लॉजिक जो है वो किस एज में डेवलप हो जाता है। तो ये अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज होती है जिसमें डेवलप हो जाता है 12 ईयर से अबव की जो एज होती है। तो इस तरह से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो चौथी स्टेज होती है इसी को हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 ईयर से अबव की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है ये, कि इन इंडिया फर्स्ट टाइम इंटेलिजेंस यूज्ड बाय, इंडिया में सबसे पहले इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया था CH राइस के द्वारा। तो ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप यहाँ पे, हु डिड द रेंडरिंग द लर्निंग कर्व। तो रेंडरिंग द लर्निंग कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था एम्बिगुअस के द्वारा। और ये 4 टाइप्स के कर्व इन्होंने बताए हैं एम्बिगस के द्वारा। पहला कर्व जो बताया गया वो कॉनकेव कर्व था। कॉनकेव का कर्व का मतलब ही हो जाता है कि जब जो है ये जो लाइन होती है कर्व की वो ऊपर की तरफ उठती है, तो इसको जो है फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है कॉनकेव में। देन सेकंड जो है टाइप बताया गया है इसमें कॉन्वेक्स कर्व का। कॉन्वेक्स कर्व का मतलब है कि जब जो है लाइन आपकी नीचे को आती है, मतलब कि जब ये जो लाइन है वो ऊपर को ना जाकर नीचे को झुकाव लेती है, तब उसको कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं। द नेक्स्ट जो है टाइप आ जाता है इसमें थर्ड टाइप, जिसमें बताया गया कि लर्निंग कर्व, जब लर्निंग जो है जैसी थी जितनी स्टेज पे थी उतनी ही स्टेज पे चल रही है, तो उसको जो है स्ट्रेट जो है लाइन कहा जाता है। स्ट्रेट लाइन में जो लर्निंग है वो पहले जिस जो है कंडीशन में थी, जिस पॉइंट पे थी उसी पॉइंट में बनी रहेगी। द नेक्स्ट है यहाँ पे मिक्स्ड कर्व। मिक्स्ड कर्व का मतलब है कि उतार चढ़ाव दोनों हो रहे हैं, मतलब लर्निंग ज़्यादा भी हो रही है कम भी हो रही है, इस तरह से जो कर्व बनेंगे उसका मतलब है कि ये फोर्थ कैटेगरी में है मिक्स्ड कर्व। इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट कर्व जो है कॉनकेव कर्व। कॉनकेव कर्व का मतलब है कि लर्निंग में लगातार जो है इंक्रीमेंट हो रहे हैं, लर्निंग जो है आपकी बढ़ती चली जा रही है, तो वो जो है कॉनकेव में आएगा। कॉन्वेक्स कर्व का मतलब है कि जितना आप जानते थे उससे जो है आपकी लर्निंग नीचे जा रही है, तब वो कॉन्वेक्स में आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मिक्स कर्व का मतलब है कि आप कभी कुछ सीख रहे हैं, भूल रहे हैं, सीख रहे हैं, भूल रहे हैं, तो इसमें जो है मिक्स उतार चढ़ाव दोनों आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है कि लर्निंग इज़ परमानेंट। लर्निंग इज़ परमानेंट का मतलब है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अधिगम कब जो है परमानेंट रहता है, मतलब कि हमेशा जो है बना रहता है। तो जो चीज़ें हम समझ के पढ़ते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग, मतलब अपनी समझ से पढ़ते हैं, अपन जो है उनको
अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो वो चीज़ें जो है परमानेंट बनी रहती हैं। वो जो हमारी लर्निंग है वो परमानेंट है, स्थायी रूप से होती है। देन इसमें जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं 2। पहला पॉइंट आ जाता है कि रॉबर्ट गैगने ने जो है 8 टाइप ऑफ लर्निंग की बात की है। वहीं पे जो है डेविड एज़ुबेल ने 4 टाइप ऑफ लर्निंग की बात कही है। तो ये दो है, 2 यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं लर्निंग टाइप्स के बारे में, कि रॉबर्ट गैगने ने 8 टाइप ऑफ लर्निंग की हायरार्की दी है, वहीं पे डेविड ने जो है 4 टाइप ऑफ लर्निंग को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, डैश इज अ फादर अफेक्टिंग टीचर रिलेटेड लर्निंग। तो कंटेंट प्रोफिशिएंसी जो होती है वो अफेक्ट करती है टीचर रिलेटेड लर्निंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है, विच मेथड कैन बी यूज्ड टू मेक साइंस टीचिंग इफेक्टिव। साइंस के टीचिंग के लिए कौन सा मेथड सबसे बेस्ट रहता है टीचिंग मेथड्स में? तो लर्निंग बाय डूइंग का मेथड सबसे बेस्ट होता है साइंस टीचिंग के लिए, क्योंकि इसमें बच्चा जो है वो खुद जो है एज अ इन्वेस्टिगेटर काम करता है। वो खुद जो है सारे फैक्ट्स को ढूंढता है, कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को, देन उसको अंडरस्टैंड करता है। तो ये जो मेथड है लर्निंग बाय डूइंग का मेथड, इस पे बात करते हैं जॉन डीवी के द्वारा इसको दिया गया है। इसी पे जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, कि इन्होंने ही प्रोग्रेसिव एजुकेशन से अगर क्वेश्चन आता है, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था जॉन डीवी के द्वारा 1894 में। शिकागो यूएसए में जो है एक लैब थी, स्कूल लैब, उसमें जो है इन्होंने दिया था ये कॉन्सेप्ट प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया है जॉन डीवी के द्वारा। इसके लिए इन्होंने शिकागो यूएसए में एक लैब स्कूल की स्थापना भी की थी 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लर्निंग से ही रिलेटेड है ये, लर्निंग कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, कि द स्पीड ऑफ लर्निंग इनिशियली स्लो इन। मतलब शुरुआती दौर में कौन सा ऐसा कर्व होता है जिसमें लर्निंग स्लो रहती है? तो जो कॉनकेव कर्व होते हैं, जो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, मतलब ये धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, तो यहाँ पे जो इनिशियल स्टेज रहती है इसमें जो लर्निंग होती है वो स्लो रहती है, इसलिए जो है कॉनकेव यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे आता है, डैश इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द लर्निंग। कौन सा जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग होता है लर्निंग का, अधिगम को कौन सबसे ज़्यादा डिफाइन करता है? तो एक पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस आना, जो पर्सन लर्निंग कर रहा है उसके बिहेवियर में जब चेंजेस देखने को मिलते हैं आपको, तो इसका मतलब है कि जो है लर्निंग ये मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइन करेगा लर्निंग को। तो यहाँ पे चेंज इन बिहेवियर का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देख लेते हैं, बिहेवियरिज्म के कुछ जो है साइकोलॉजिस्ट के नाम लिखे गए हैं, जैसे पावलो, स्किनर और थॉर्नडाइक। ये जो है इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं बिहेवियरिज्म के। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ एफर्ट एंड एरर। एफर्ट एंड एरर का जो प्रिंसिपल है वो वर्क करता है ऑन विच लर्निंग प्रिंसिपल। ये कौन से लर्निंग प्रिंसिपल पे जो है, कौन सा लर्निंग का सिद्धांत है जिस पे जो है कार्य करता है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो ये मल्टीपल रिस्पॉन्स पे कार्य करता है। मल्टीपल रिस्पॉन्स का मतलब हो जाता है कि जब कई सारे प्रयास किए जाते हैं, तो ये जो है कई सारे प्रयास पर निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द प्रिंसिपल ऑफ एफर्ट एंड एरर वर्क्स ऑन विच लर्निंग प्रिंसिपल। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अगर आपको लॉ में पूछा जा रहा है तो आप लॉ ऑफ एक्सरसाइज पे जो है टिक करेंगे, और अगर रिस्पॉन्स वहाँ पे दिए गए हैं तो एक्सरसाइज का भी मतलब है कि आप बार बार प्रयत्न कर रहे हैं, और मल्टीपल रिस्पॉन्स का भी मतलब है कि उस चीज़ के लिए आप बार बार प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, दोनों में आप करेक्ट आंसर चूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है, ऑफ द लर्निंग विद व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग। इसमें से मतलब क्या इम्पॉर्टेंट है लर्निंग के लिए? तो लर्निंग के लिए ट्रायल एंड एरर थ्योरी में बताया गया है कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स दोनों ही उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों की सामान्य जो है इम्पॉर्टेंस है।
स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स दोनों ही जो है इम्पॉर्टेंट हैं। तो आर एस दोनों ही, एस आर जो है दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको एस आर थ्योरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलेंट एंड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। स्टिमुलेंट और रिस्पॉन्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको कंडीशनिंग कहा जाता है। जब स्टिमुलेंट और रिस्पॉन्स के बीच में कोई जो है रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है तो उसको हम कंडीशनिंग कहते हैं। नेक्स्ट थ्योरीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो है, क्लासिकल कंडीशनिंग को इवान पावलो ने दिया है। तो पावलो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए। पावलो ने इसको दिया है क्लासिकल कंडीशनिंग को, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पर। एक कुत्ता था जो है उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पूरा, और 1904 में जो है इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था इसके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है कि किस साइकोलॉजिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। तो पावलो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं। 1904 में ये जो है नोबेल प्राइज़ उनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं अब यहाँ पे। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब है, यहाँ पे बी.एफ. स्किनर का नाम आता है। बी.एफ. स्किनर के द्वारा ऑपरेंट कंडीशनिंग को दिया गया है। इसे आर.एस. थ्योरी भी कहते हैं, मतलब कि रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस थ्योरी। लैटेंट लर्निंग भी इसी को कहा जाता है। तो बी.एफ. स्किनर के द्वारा इसे दिया गया है। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट के नाम से ये जाने जाते हैं। और बी.एफ. स्किनर ने ही जो है बात की है रीइंफोर्समेंट की, पुनर्बलन की अगर बात करता है कोई साइकोलॉजिस्ट तो वो जो है स्किनर हैं। बी.एफ. स्किनर ने ही इसकी बात की है। और ये जो थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी, इस कंडीशनिंग थ्योरी को जो है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी के भी नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे गेस्टाल्टवादियों पे। तो कोहलर, कोफका और वर्दिमर जो हैं ये गेस्टाल्टवादी साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं। कोहलर, वर्दिमर और कोफका। कोफका इस तरह से इन तीनों साइकोलॉजिस्ट का नाम आता है गेस्टाल्ट वादियों में। गेस्टाल्टिज्म इन लोगों को कहा जाता है। तो इन्होंने इंसाइटफुल लर्निंग की थ्योरी दी है। इंसाइटफुल लर्निंग की जो थ्योरी है वो सुल्तान नाम के चिंपैंजी पे इसको जो है एक्सपेरिमेंट किया गया था। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पे, उसी पे आधारित है। तो वो कैसे जो है पूरे इन्वायरमेंट को या पूरी कंडीशन को ऑब्जर्व करता है, फिर जो है अपनी सूझ से, इनसाइट से उसका जो है सॉल्यूशन निकालता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसको इनसाइट लर्निंग थ्योरी कहा जाता है। नेक्स्ट आएंगे हम। एक्सटिंक्शन ऑफ द रिस्पॉन्स इज मोर डिफ़िकल्ट फॉलोइंग। एक्सटिंक्शन ऑफ रिस्पॉन्स किस में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है? तो ये पार्शियल रीइंफोर्समेंट में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, थ्योरी ऑफ लर्निंग टोटली एंड ओनली डिपेंड्स। थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है ये पूरी तरह से और एक तरह से ही निर्भर करती है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर। इज़ एसोसिएटेड, ये एसोसिएट है जो है बिहेवियरिस्ट के साथ में। देन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपको बताया गया कि रीइंफोर्समेंट के बारे में कौन बात करता है? तो रीइंफोर्समेंट के बारे में सबसे पहले बात की थी बी.एफ. स्किनर ने। प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट पूछा जा रहा है आपसे, किसने दिया है? तो इसको जो है बी.एफ. स्किनर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, डैश इज बेस्ड ऑन लव-वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी। क्या बेस्ड है जो है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग जो है ये पूरी तरह से बेस्ड होती है लव-वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी पर। लव-वाइगोत्स्की ने सोशियो कल्चर थ्योरी दी है, ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देन रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म की जो बात है वो बेंड्यूरा करते हैं, लेकिन रेसिप्रोकल टीचिंग की बात लव-वाइगोत्स्की के द्वारा की गई है। तो ये दोनों यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अ यंग चाइल्ड रिस्पॉन्ड
to a new situation on the basis of the response made by him or her in a similar situation as in the past। तो एक चाइल्ड है जो वैसा ही रिस्पॉन्स करता है एक नई सिचुएशन में जैसा रिस्पॉन्स उसके द्वारा किसी पास्ट जो है सिचुएशन में किया गया होता है, पहले से घटित घटना में किया गया होता है। इसको क्या कहते हैं? ये जो है एक तरह से लॉ होता है, लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग, मतलब समानता का जो है एक नियम होता है ये, कि जैसा व्यवहार बच्चे ने पहले किसी सिचुएशन में किया होता है वैसा ही वो व्यवहार नई सिचुएशन में करने लगता है जब उसमें वो समानता देखता है। तो इसको लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक, कि रेडीनेस टू लर्न। रेडीनेस टू लर्न का मतलब है कि जब आप सीखने के लिए इच्छुक होते हैं। तो ये जो बात की गई है रेडीनेस टू लर्न की, इसकी बात प्याजे के द्वारा की गई है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स बिटवीन ऑलरेडी लर्न स्किल्स एंड न्यू स्किल्स रिजल्ट इन। मतलब ये है कि जब हम देखते हैं कि सामान्य कोई एलिमेंट है जो हमारी पहले से सीखी हुई कौशल को या पहले से सीखे हुए टैलेंट में और नए सीखे हुई चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं, हमें जो है उस चीज़ को जो है बढ़ावा देते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र। मतलब एक दशा में सीखी हुई चीज़ हमें दूसरी दशा में काम आ रही है, दूसरी लर्निंग में हमें हेल्पफुल हो रही है, तो उसको हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, द ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग वॉज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस एज द ट्रांसफ़र ऑफ प्रैक्टिस बाई एडवर्ड थॉर्नडाइक एंड रॉबर्ट एस वुडवर्थ। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की जो बात की गई है ओरिजिनली, वो की गई है एज अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रैक्टिस। मतलब जब आप चाहते हैं कि अधिगम का स्थानांतरण हो, तो उससे आप उसके लिए आपको कहीं न कहीं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उस उसका मतलब है कि आप जो है प्रैक्टिस का स्थानांतरण कर रहे हैं। तो ये जो है एडवर्ड थॉर्नडाइक ने कहा है और रॉबर्ट एस वुडवर्थ के द्वारा बताया गया है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रैक्टिस के लिए जो है एडवर्ड थॉर्नडाइक और रॉबर्ट एस वुडवर्ड का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट पूछा जा रहा है, द थ्योरी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बाय थॉर्नडाइक इज़ कॉल्ड। थ्योरी ऑफ ट्रांसफ़र जो बताई गई है, मतलब अधिगम का स्थानांतरण का जो सिद्धांत दिया गया है, जो थ्योरी दी गई है थॉर्नडाइक के द्वारा, उसका जो है क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं? तो थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स के नाम से इसे जाना जाता है। आइडेंटिकल एलिमेंट्स का मतलब हो जाता है ऐसे एलिमेंट जो समान हो, मतलब सेम सिमिलर हो, उनमें समानता पाई जाए, तो उनको जो है थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट में कितने सब टेस्ट होते हैं। भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है और इसमें जो है 5 तरह के सब टेस्ट होते हैं। तो 5 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि जो इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और सब आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं, इसलिए कोई भी पॉइंट आप मिस ना करें। अब हम देखेंगे यहाँ पे इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस को। तो इंटेलिजेंस के लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि हम इंट्रो जान लें इसका। इंटेलिजेंस वर्ड कब आया, इसको किसने जो है इंट्रोड्यूस किया था। तो इंटेलिजेंस का मतलब है बुद्धि लब्धि, इसको कहा जाता है, बुद्धि कहा जाता है इंटेलिजेंस को। तो इंटेलिजेंस का सबसे पहले जो काम किया गया वो सर फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में सबसे पहले इस पे काम किया था। तो सर फ्रांसिस गाल्टन का सबसे पहले नाम आया इंटेलिजेंस के लिए। 1885 में इन्होंने इस पे काम किया, इंटेलिजेंस पे। इन्हें जो है फादर ऑफ यूजेनिक्स कहते हैं। फादर ऑफ यूजेनिक्स के नाम से सर फ्रांसिस गाल्टन को जाना जाता है, जिसका मतलब होता है कि डिज़ायरेबल ट्रेड्स, मतलब जो हमारे इच्छा के गुण हैं उनको जो है इंटेलिजेंस में रखा गया है, फादर ऑफ यूजेनिक्स में बताया गया है।
तो डिज़ायरेबल ट्रेट्स को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द basis of their IQ tends to dash their self esteem and dash academic performance। तो क्लासिफिकेशन जब होता है बच्चों का डिफरेंट ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू देयर आईक्यू लेवल, तब जो है उनके सेल्फ स्टीम में भी जो है कमी आ जाती है, तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। और उनकी जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी कमी आ जाती है, तो यहाँ पे भी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आएंगे, तो यहाँ हम बात करेंगे स्टर्नबर्ग्स की ट्राइहेरिक जो है इंटेलिजेंस की थ्योरी है। ट्राइहेरिक इन्होंने इंटेलिजेंस की थ्योरी बताई है, स्टर्नबर्ग्स के द्वारा दी गई है, जिसको PCA के नाम से भी जाना जाता है। स्टर्नबर्ग्स ट्राइहेरिक इंटेलिजेंस थ्योरीज को कहा जाता है। इसमें इन्होंने 3 पार्ट्स में इंटेलिजेंस के एलिमेंट को बताया है। सबसे पहला पार्ट है इसमें एनालिटिकल का, देन सेकंड पार्ट यहाँ पे आ जाता है क्रिएटिव का, और थर्ड पार्ट है यहाँ पे प्रैक्टिस का, जिसको PCA कहा जाता है। मतलब ये जो स्टार्ट होता है वो प्रैक्टिकल से स्टार्ट होता है, देन क्रिएटिव आता है, उसके बाद लास्ट में एनालिटिकल आता है। इसी फॉर्म में जो है PCA बताया गया है इसे। तो प्रैक्टिकल का मतलब है कि कॉन्टेक्चुअल बात की जाती है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में बात की जाएगी। ये जो है हमारी डेली लैंग्वेज जो है इसमें आ जाएंगी, या डेली जो टॉक्स होती हैं, जो टास्क हमें परफॉर्म करते हैं, हम जो डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो चीज़ें जो है झेलते हैं, उनको जो है इसमें रखा जाता है प्रैक्टिकल में। देन क्रिएटिव सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पे। क्रिएटिव का मतलब है कि वो सारी चीज़ें जिससे हमें एक्सपीरियंस हुआ, एक्सपीरियंसल इसमें आते हैं। देन बताया गया है कि इनसाइट्स न्यू सिचुएशन डील, मतलब कैसे हम अपनी सोच से नई नई सिचुएशन को डील करते हैं, उसमें कैसे परफॉर्म करते हैं, वो आ जाता है क्रिएटिव में। देन नेक्स्ट है यहाँ पे एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब है कि कंपोनेंशियल होती है ये सिचुएशन, और कंपोनेंशियल का मतलब हो जाता है कि इसमें कंपेयर किया जाता है, आपको इवैल्यूएट किया जाता है और एनालाइज किया जाता है। तो इसमें आपकी होल सोल परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसको कंपेयर भी करेंगे, इवैल्यूएट भी करेंगे और एनालाइज भी करेंगे। नेक्स्ट जी फैक्टर के बारे में बात की जा रही है। जी फैक्टर का मतलब होता है जर्नल फैक्टर, द जर्नल टर्म ऑफ द मेजरिंग मेंटल एबिलिटी। जी फैक्टर जो है थ्योरी में यूज़ किया जाता है इंटेलिजेंस की, तो इसका मतलब हो जाता है कि एक जर्नल फैक्टर जो है मेजरिंग किया जाता है, जिससे मेंटल एबिलिटी को, मतलब आपके मस्तिष्क को, आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ को, एबिलिटीज़ को जब मेज़र किया जाता है तो उसको जर्नल फैक्टर कहते हैं। स्पेयरमैन के द्वारा जो है ये थ्योरी दी गई है, जिसमें उन्होंने स्पेशल फैक्टर और जनरल फैक्टर की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि डैश डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। सबसे पहले पहला जो है इंटेलिजेंस टेस्ट जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो अल्फ्रेड बिनेट ने सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट को डेवलप किया। अल्फ्रेड बिनेट का नाम इसमें आता है। और ये कब किया था इन्होंने, 1905 में सबसे पहले इन्होंने सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया था। अल्फ्रेड बिनेट यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। देन आगे आपको चार्ट वाइज यहाँ पे बता देते हैं कि अल्फ्रेड बिनेट जो है इंटेलिजेंस टेस्ट सबसे पहले डेवलप करने वाले व्यक्ति थे। और इसके बाद आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है MA/CA इंटू 100। तो MA जो है, MA रिलेट करता है मेंटल एबिलिटी से। मेंटल एबिलिटी MA का मतलब हो जाता है। और मेंटल एबिलिटी जो है इसकी बात भी बिनेट करते हैं, बिनेट यहाँ पे सही है। और ये जो है इन्होंने मेंटल एबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था 1908 में। 1908 के बाद में हम चलेंगे 1912 पे। तो 1912 में स्टर्न ने जो है आईक्यू को दिया था, आईक्यू इंटेलिजेंस कोटेंट की बात की है। और आईक्यू में जो है 100 जो लगाया गया वो 1916 में टर्मन ने जो है आईक्यू में 100 का गुणनफल किया। तो 100 का गुणनफल किसके द्वारा किया गया, टर्मन के द्वारा 1916 में। और आईक्यू के फॉर्मूले को
1912 में स्टर्न ने दिया था। देन अगर हम मेंटल एबिलिटी की बात करें तो ये बिनेट के द्वारा दिया गया 1908 में, और अल्फ्रेड बिनेट ने सबसे पहले डेवलप किया था इंटेलिजेंस टेस्ट को 1905 में। इस तरह से आप जो है हर चीज़ का ईयर यहाँ पे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे कि मेंटल टेस्ट मेजरमेंट जो बुक है वो कैटल के द्वारा दी गई है। मेंटल टेस्ट मेजरमेंट बुक है ये, आरबी कैटल ने इसको दिया है, आरबी कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ, इंटेलिजेंस किस चीज़ की एबिलिटी है? तो ये एबिलिटी होती है कि हम अपनी स्थितियों में एडजस्टमेंट कर सकें, एडजस्टमेंट की एबिलिटी है। देन लर्निंग एबिलिटी है, हम इससे अधिगम कर सकते हैं, और अब्स्ट्रैक्ट एबिलिटी है, हम कई सारी दिशाओं में एक साथ सोच सकते हैं इंटेलिजेंस के द्वारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक के अनुसार जो है इंटेलिजेंस के कितने टाइप होते हैं? तो थॉर्नडाइक ने 3 तरह की इंटेलिजेंस को बताया है। सबसे पहला है यहाँ पे मैकेनिकल इंटेलिजेंस। मैकेनिकल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि ये कॉन्क्रीट होती है। कॉन्क्रीट का मतलब है कि एक टाइम पे हम एक ही दिशा में सोच सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस को इन्होंने बताया है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि ये अभिसारी होती है। एक ही साथ जो है हम कई सारी दिशाओं में कई सारी चीज़ों को एक साथ हम सोच सकते हैं। सोशियोलॉजिकल इंटेलिजेंस थर्ड इंटेलिजेंस आ जाती है यहाँ पे, जो हमारे सोशल स्टेटस को दिखाती है, सोशल एबिलिटीज़ को दिखाती है। सो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और साइकोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में।